नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की खबरों की। इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के मुद्दों का। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। बेंगलुरु को तत्काल प्रभाव से 600 किलोमीटर के एडिशनल स्ट्रॉम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। बाढ़ से डूबते बेंगलुरु को लेकर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने जारी की अहम रिपोर्ट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ देखिए अहम चर्चा। गुरुग्राम में सिद्धार्थ बिल्डकॉन के 2 प्रोजेक्ट में फंसे 800 घर खरीदारों को घर मिलने का रास्ता हुआ साफ। एनसीएलटी के आदेश के बाद निकला हल। प्रमोटर और घर खरीदारों की सहमति के बाद पूरे होंगे प्रोजेक्ट। देखिए सिद्धार्थ बिल्डकॉन के अटके प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट। मुंबई में मई के महीने में हुआ 9,500 घरों का रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र सरकार को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से हुई मई में 810 करोड़ की इनकम। सालाना आधार पर 12% बढ़ा राजस्व। कुल घरों में सबसे अधिक 41% 500 से 1,000 वर्ग फीट के घरों का रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ तक के सबसे अधिक 48% बिके घर। मुंबई में क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी में 50% प्रीमियम छूट से बदलेगी जर्जर इमारतों की सूरत। 1 साल के भीतर आने वाले प्रस्तावों को मिलेगा फायदा। इसके तहत डेवलपर्स को अतिरिक्त एफएसआई समेत होंगे कई फायदे। घटेगी प्रोजेक्ट की लागत। बुलेट पॉइंट्स के बाद बात रियल ट्रेंड्स की। आज हम एक शहर का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे देश का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देश का हर आईटी पेशेवर इस शहर को सपने की तरह से देखता है। इस शहर में बस जाना चाहता है क्योंकि दुनिया भर की आईटी कंपनियों ने इस शहर को स्टार्टअप और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ बना दिया है। मुंबई जैसे शहर के मुकाबले प्रॉपर्टी की कीमतें वाजिब हैं। नाइट फ्रैंक के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक इस शहर की सालाना एवरेज प्राइस अप्रिसिएशन 3% है। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे अधिक 4.1% रेंटल यील्ड है। लेकिन इस शहर का दूसरा पहलू यह है कि जरा सी बारिश से यह शहर डूब जाता है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। जाहिर है कि आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की। नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक स्टडी जारी की है जो ये बताती है कि बेंगलुरु को तत्काल प्रभाव से 600 किलोमीटर के एडिशनल स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए स्पंज सिटी जैसे प्राकृतिक समाधान खोजने की जरूरत है। पानी की उचित निकासी के लिए करीब 2800 करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचे की रीमॉडलिंग करनी होगी। तो अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या रहने की योजना बना रहे हैं तो इस शो पर गौर करिएगा क्योंकि यह समस्या बहुत विकराल है। ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ बेंगलुरु के खराब हैं। मुंबई, एनसीआर समेत मेट्रो शहरों की हालात कमोबेश ऐसी ही है। तो चलते हैं एक्सपर्ट के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ है गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। आपके रिपोर्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। निमेश गुप्ता हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड सीईओ जेनलीप इकोसिस्टम। आरआईसीएस के साथ एमडी के तौर पर लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। शहरों के इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से समझते हैं। बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सपर्ट भी हैं। तो बहुत स्वागत करेंगे निमेश जी और गुलाम जी आपका। सबसे पहले गुलाम सर आपके पास आते हैं। आपकी रिपोर्ट में आबादी की ग्रोथ और स्थानीय विस्तार के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। बीते 2 दशक में बेंगलुरु की शहरी आबादी 57 लाख से 1 करोड़ 23 लाख हो गई है। शहर का बिल्टअप एरिया इस दौरान 37% से बढ़कर 93% हो गया है, जो वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि इसके नतीजे भी शहर भुगत रहा है। पहले तो ये बताइए कि क्या गौर करने वाली और बातें हैं इस आपकी रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस रिपोर्ट को हमने लिखने का बेड़ा उठाया तो उसका कारण क्या था। उसका कारण यही था कि न सिर्फ बेंगलुरु, इससे पहले हमने और कई शहरों में इस तरह की समस्याओं से जूझते हुए लोगों को देखा है। चाहे वो मुंबई हो जिसमें कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, या फिर दिल्ली हो जहां पर जरा सी बरसात सारी गाड़ियों को दरहम भरम कर सकती है, सारा ट्रांसपोर्टेशन आउट ऑफ सिंक कर सकती है। तो इन सारे मसाइल को सामने रख के हमें यह एहसास हुआ कि इस चीज पर नजर डालनी बनती है कि अगर ये छोटी सी मसला इतना बड़ा गंभीर मसला नहीं है, अगर उसे आप सीरियसली अटेंड करें तो इसे मैनेज किया जा सकता है। तो जब हमने टेक्निकली इस चीज को समझने की कोशिश की तो हमारे सामने कुछ चौंकाने वाली बातें आई कि ये पिछले 3 दहाइयों में इस बेंगलोर सिटी को, जिसे आप जानते हो, इन 30 वर्षों में इस बेंगलोर सिटी की जीडीपी के पीछे तकरीबन 90% जो डेवलपमेंट हुआ है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ही हाथ है। तो अगर आपने जो ग्रोथ, जो जॉब, जो आईटी, जो सारी आप स्टार्टअप वगैरह की बात कर रहे हो, वो केवल इस वजह से है कि पिछले 30 सालों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस शहर को बनाया है।
लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ भी आपने टैक्स वगैरह, कर वगैरह कलेक्ट किए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, उन सब चीजों को अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया होता तो इन सारे शहरों में ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता। अगर आपने इसे वक्त वक्त पे बनाया होता तो इस शहर की ये दुर्गति नहीं बनती। इसका समाधान बहुत आसान है। अगर आप रियल एस्टेट को ही, इसके जो कलेक्शन आप ले रहे हैं उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डाइवर्ट करें तो इस तरह का कोई मसला किसी शहर में नहीं हो सकता। हमने मुंबई में देखा है, हमने एग्जाम्पल रखी है सामने। मुंबई ने कई सारे इस तरह के प्रॉब्लम को जूझने के बाद ब्रिमस्टोर्ड नाम की एक स्कीम थी जिसके अंतर्गत में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। इसी तरह चेन्नई ने काफी काम किया है, उस पर भी हमने एक केस स्टडी प्रेजेंट की है। इसी प्रकार अहमदाबाद में, गांधीनगर में जो इस तरह के काम हुए हैं, ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम हमारे खुद की एग्जाम्पल्स को सामने रख के दूसरे शहरों पर भी इस तरह का काम करें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे और दूसरे शहर हो, उन सब में ये चीज मैनेज की जा सकती है। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रिजॉल्व, थोड़ी सी हिम्मत, और करना बहुत आसान है। इसके बाद दोबारा शायद अगर कभी ना हो इस तरह के, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो कोई प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। मेरा अगला सवाल निमिष सर आपसे होगा। बेंगलुरु की जीडीपी में रियल एस्टेट सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। FY 22-23 में बेंगलुरु को प्रॉपर्टी टैक्स से 3107 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। जाहिर है रियल एस्टेट सरकार के लिए अहम तो रहेगा, लेकिन जो स्थिति हर साल हम देखते हैं, डूबती सड़कें, गाड़ियां, अभी हाल में हमने देखा कि एक 23 वर्षीय महिला की कार समेत अंडरपास में डूबने से मौत हो गई। क्या सरकारें सिर्फ कंक्रीट जंगल बनाने और रेवेन्यू कलेक्शन पर फोकस कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी। यहाँ पर बात आती है पॉलिटिकल विल की। ना सिर्फ सरकारें, बट इसमें एक बहुत अहम रोल होता है अर्बन लोकल बॉडीज का। जो स्थानीय निकाय हैं, उन निकायों का क्या योगदान है इस महत्वपूर्ण इशू में, वो चीजें हम देख नहीं पाते हैं। जैसा मैं गुलाम भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, रियल एस्टेट ने एक अच्छा रोल प्ले किया है सिटी को आगे ले जाने में, जीडीपी बढ़ाने में, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत जरूरी है, एक प्लानिंग की जरूरत है। हम प्लानिंग किस तरह से लेके जाते हैं, और इसमें अर्बन लोकल बॉडीज का रोल आता है। रियल एस्टेट डेवलपर जिस तरह से जोनिंग की जाती है, जिस तरह से सिटी की मास्टर प्लानिंग की जाती है, उस हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने एक लैंड का टुकड़ा खरीदा, उसको उन्होंने किसी चीज में कन्वर्ट किया, वहां से आपने एक जॉब डेवलपमेंट किया, वहां से आपने जीडीपी ग्रोथ की, वहां से आपने जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया। ये सारी चीजें रियल एस्टेट डेवलपर एक सीमित दायरे में कर रहा है। मैंने कई बार कहा है दीपक भाई कि रियल एस्टेट का दायरा उसकी प्लॉट की बाउंड्री लिमिट तक सीमित हो जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्लॉट की बाउंड्री की लिमिट से बाहर चालू होती है। हमारे लिए दीपक जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम रोड बना देते हैं, ड्रेन की नहीं सोचते हैं। जब हमने ये दोनों बना दिया, हम सर्विसेज की नहीं सोचते हैं। जब हमने ये तीनों बना दिया, हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे पानी अगर एक रोड के एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जाना है, उसके लिए कल्वर्ट्स चाहिए, उसके लिए आपको ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स चाहिए। उन सब चीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता। जब तक अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर ये जिम्मेदारी ना डाली जाएगी, जब तक उनके ऊपर पीनल प्रोविजंस नहीं होंगे, तब तक आप ये कहानियां देखते रहेंगे। आज हम बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हमारे देश की, हमारे इन सिटीज की विडंबना है, जहां पे सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेवारियां भी सेट करनी जरूरी है। गुलाम सर, बात सिर्फ बेंगलुरु की नहीं है, चेन्नई, NCR, मुंबई में भी स्थिति करीब करीब ऐसी है। बाकी शहरों पर भी क्या आप कोई स्टडी करने वाले हैं, कोई रिपोर्ट निकालने वाले हैं? साथ ही मुंबई और चेन्नई जिन ड्रेन वाटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, शहरों की बढ़ती आबादी के मद्देनजर वो प्रोजेक्ट कितने कारगर हैं भविष्य को देखते हुए? मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुंबई से। मुंबई में पिछले 10 से 12 वर्षों में ब्रिमस्टोर्ड नाम की जो स्कीम है उसके अंतर्गत बहुत सारा काम हुआ है, और ये लगातार चलता रहता है कि मुंबई में इस तरह के जो काफी सारे वाटर पैसेजेस हैं, जिन्हें आप नाले कह लें, या किसी जमाने में शायद ये प्रॉपर नहरें या दरिया किस्म की कोई चीज हुआ करते थे, अब तो नाले रह गए हैं। उनकी सफाई का काम, उनकी बाउंड्रीज को दोबारा हर साल रिपेयर मैनेज करने का काम, उनको एक्सेस जो दिया गया है ताकि अगर आप हैवी मशीनरीज को लाके उनकी क्लीनिंग वगैरह कर पाए, कि इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं पिछले 15 सालों में मैंने मुंबई में होती हुई देखी हैं, और उसका असर बिल्कुल है। और कुछ काम किया जा सकता है, उसे बेहतरीन और इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसका काम हमने ऑन ग्राउंड होते हुए मुंबई में पिछले 15 वर्षों में भली भांति देखा है।
इसी प्रकार मैं साबरमती की बात करना चाहूंगा। साबरमती में भी इसी किस्म का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हुए सारे मसाइल जो सबमर्जेंस के या पानी में डूबने के से वो बहुत हद तक वहां पर मैनेज किए जा चुके हैं। चेन्नई पिछले शायद 15-20 सालों में कम से कम 3 या 4 बार किस्म किस्म के मसाइल से उलझ चुका है, चाहे वो सुनामीज हो या इवन ड्राई वेदर हो। तो एक्सट्रीम कंडीशंस चेन्नई में भी रही हैं, वहां पर भी ये बहुत हद तक के इस चीजों पे काम हो रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज तो हमने हमारी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं, और इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स में मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, ये एक तरह से हम सबके लिए लर्निंग है। हर शहर के लिए, मुल्क के हर शहर के लिए लर्निंग है कि किस प्रकार आप अगर अपने साधनों को ठीक से जुटाएं तो ये मसला आपको कभी चिंतित नहीं करेगा। इस पर सीरियसली अगर काम हो तो दोबारा इसमें कोई मसला नहीं हो सकता। निमिष जी, स्पंज सिटी सॉल्यूशन काफी चर्चा में रहता है। आसान शब्दों में समझाइए कि स्पंज सिटी सॉल्यूशन क्या है, शहरों की बाढ़ के जो समस्या है क्या उससे ये निजात दिला सकता है, साथ ही और क्या समाधान हो सकते हैं ताकि शहर कंक्रीट जंगल ना बने, उनमें सांस लेने योग्य हवा हो, बाढ़ जैसे हालात ना बने। क्या शहरों राज्यों के पास इसको लेकर कोई विजन है या फिर शहर बस मशरूम की तरह उगते जा रहे हैं? देखिए, स्पंज सिटी से पहले आपको समझना जरूरी है कि चैलेंजेस क्या हैं इन सारे शहरों में। जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनका जो अतिक्रमण होता है, जो झील हैं, तालाब हैं या ड्रेनेज हैं, उनमें जो अतिक्रमण होता है, अगर उस अतिक्रमण को ही रोक दिया जाए तो आपको स्पंज सिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत शायद ही ना पड़े। अगर आप एक शहर में इस तरह से जो नेचुरल रन ऑफ के मैकेनिज्म्स होते हैं, जो फ्लड सरफेस वाटर का रन ऑफ का मैकेनिज्म होता है, पानी के लिए कहावत है सर सिविल इंजीनियरिंग में कि पानी अपनी जगह खुद ढूंढ लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन शहरों में वो जगह नहीं ढूंढ पा रहा, तो जगह नहीं ढूंढ पा रहा तो वो जो आपकी रोड्स हैं उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो आपको किसी तरह से ये काम करना है जहां पे आपको पानी की निकासी पे ध्यान देना है। पानी की निकासी उसके लोएस्ट पॉइंट पे, जो लोएस्ट पॉइंट्स कहाँ होते हैं सर? झील होती हैं, लेक्स होती हैं, और कई सारे शहर हैं ऐसे। और जहां पे मैंने एक आध आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी बताया था कि हमारी कम से कम 100 मैन मेड लेक्स हैं। आज हम वो उन लेक्स को, हम मैन मेड लेक्स की नए लेक्स बनाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो पुरानी लेक्स हैं हम उनको भी पाटते जा रहे हैं कई शहरों में, जहां पे रियल एस्टेट डेवलपर को ब्लेम किया जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जरूरी है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक रोल है। इन एरियाज में कभी भी अतिक्रमण, कभी भी रियल एस्टेट के डेवलपमेंट ना अलाउ किए जाएं, उसको एक अच्छी तरह से सहेज के रखा जाए। जिस तरह से गुलाम भाई ने बताया कि साबरमती एरिया में जो उस पूरा डेवलपमेंट किया गया है वो इसी बेसिस पे किया गया है कि आपने पानी को निकासी देनी है। तो स्पंज सिटी डेवलपमेंट भी मोर और लेस इसी फिलॉसफी पे काम करता है, जहां पर आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सिटी के अंदर का पानी, सिटी के आपकी जो लोएस्ट वाटर पॉइंट्स हैं उनमें जाकर इकट्ठा हो, वो वाटर बॉडीज हो, उनमें वो पानी का सदुपयोग भी किया जा सके। बिल्कुल, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस अहम मुद्दे को, इस विकराल मुद्दे को और भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के बाढ़ की, हम बात कर रहे हैं शहरों के, महानगरों के बेतरतीब बढ़ने की। क्यों इस तरह से शहर बढ़ रहे हैं, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बेहतर काम नहीं हो पा रहा है, जो रिहायस है, जो महानगर के लोग रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। चर्चा जारी करते हैं, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। गुलाम सर, जब आप शहरों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड की बात करते हैं, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शहरों के रियल एस्टेट ग्रोथ की बात होती है, इन शहरों में निवेश की बात होती है, तो ये कारण कितना असर डालते हैं, या कहें कि लोग इन्हें कितनी तरजीह देते हैं, या फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आप एक शहर को दूसरे शहर से कंपेयर करें तब ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मसला ये है कि जो शख्स उस शहर में रहता है वो उसी शहर में अपने मकान या अपने रहने सहने का ठिकाना ढूंढता है। तो अगर उसे कंपैरिजन करने पे आप मजबूर भी करें, या अगर मैं मसलन इसकी एग्जांपल यूं दूं कि मैं मुंबई में रहता हूं, अगर आप मुझसे कहें कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
बेंगलुरु के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है या बेहतर है या बुरा है, उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी अपने शहर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मतलब है, ना कि ये कि दूसरे शहरों में मेरे शहर के कंपैरिजन में क्या हालात है। तो जब हम आप जिन इंडाइसेस की बात कर रहे हैं, उन इंडाइसेस में इस चीज का रोल बहुत ही कम, ना के बराबर है। जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात उस समय आती है जब बहुत ही हाई एंड जो मार्केट है, जहां पर लोग, मान ले मुंबई के कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो अगर कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे स्विट्जरलैंड में मकान लेना है या लंदन में मकान लेना है, तो उस कंपैरिजन में ये बात आ जाएगी। लेकिन जहां तक हम सब का सवाल है, हमारे लिए इस चीज का कोई महत्व नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन कैसे बनता है। लेकिन इसके बावजूद शहर के अंदर, अगर मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई में अगर कोई शख्स अगर एक इलाके में रहता है और दूसरे इलाके में मकान ढूंढ रहा है, तब ये बात जरूर आती है कि जिन जिन लो लाइंग एरियाज की निमिष जी बात कर रहे थे, उस इलाके में मकान ढूंढने में लोगों को आपत्ति जरूर होती है कि भाई ऐसे इलाके हैं जहां पर सबमर्जेंस या पानी का जमाव हो सकता है और उसके लिए शायद कुछ वक्त हमें तकलीफ हो सकती है। इसलिए उन इलाकों की डिस्काउंटिंग होती है, उन इलाके में बने हुए रियल एस्टेट पर लोग पूरी तरह से प्रीमियम्स नहीं देते, उसमें उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो ओवरऑल विद इन अ सिटी इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन सिटी टू सिटी कंपैरिजन में हमने इस चीज को उभरते कभी नहीं देखा। बिल्कुल, यानी इसे हम दूसरे तरीके से समझें तो जब लोग अपने शहर में रहते हैं तो सुनियोजित शहरीकरण पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रवासी हालात इसको प्रभावित नहीं करते। गर्मी पड़े तो पहाड़ों में रहने लगें, सर्दी में शहरों में आ जाएं, ऐसे ही सुविधानुसार शहर बदलते रहें तो सुनियोजित शहरीकरण का आप पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये रिपोर्ट एक रास्ता दिखा रही है, शहरी बाढ़ के निकास का हल दिखा रही है, क्योंकि शहरी आबादी दोगुनी हुई है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक नहीं बना है। मुंबई में, साबरमती में और चेन्नई में जिस तरह से बाढ़ के पानी की निकासी पर काम चल रहा है, ऐसे ही बाकी शहरों को भी सीखने की जरूरत है। शहरों के बीच नई झीलें, तालाब और वाटर बॉडी को बढ़ाने की जरूरत है, न कि उनके अतिक्रमण की। आशा है सरकारें इन बातों पर अपनी प्राथमिकता में रखें और हमें बेतरतीब बढ़ते कंक्रीट जंगल के बजाय एक सुनियोजित डेवलपमेंट दिखे। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर और निमिष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने गुरुग्राम के प्रोजेक्ट के लिए प्रमोटरों द्वारा पेश किए गए एग्जिट प्लान को मंजूरी दी है। इससे 800 से अधिक घर खरीदारों को उनके मकान मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट निगरानी कमेटी भी गठित की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। गुरुग्राम में डेवलपर सिद्धार्थ बिल्ड होम ने 2010 में NCR 1 ग्रीन्स और 2011 में एस्टेला नाम से 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जिन्हें 4 साल में पूरा करना था। लेकिन 2014 में प्रोजेक्ट अटक गया, जबकि घर खरीदारों से 95% तक का भुगतान लिया जा चुका था। प्रोजेक्ट पूरा होने की कोई राह न दिखने पर घर खरीदारों ने मामले को अलग अलग अदालतों में खींचा और फाइनली प्रोजेक्ट के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक ने एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई के लिए आवेदन कर दिया। मार्च 2021 में प्रोजेक्ट दिवालिया प्रक्रिया में आया। आईआरपी ने प्रोजेक्ट टेक ओवर कर समाधान के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की, जिसमें प्रमोटर भी शामिल थे। 24 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया है। ये हिस्टोरिक जजमेंट है और इसमें बहुत सारे होम बायर्स को रिलीफ मिलने के पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग कमेटी भी रहेगी और बिल्डर्स अपने पास से पैसा लगा के इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। दूसरी बोली में प्रमोटर के प्रस्ताव को आईबीसी की धारा 12A के तहत निकासी योजना को 92% से ज्यादा मतों से मंजूरी मिली। इसमें प्रमोटर ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के समयबद्ध तरीके से फ्लैटों का पोजीशन देने का प्रस्ताव रखा। एनसीएलटी कोर्ट ने श्री सिद्धार्थ चौहान जी द्वारा दिए गए 12A विथड्रॉल प्रपोजल पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सिद्धार्था बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड को पुनः बहाल करने की अनुमति दी है। एसबीएल ग्रुप अपने सभी होम बायर्स को यह विश्वास दिलाता है कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन सभी फॉर्मेलिटीज के पूरे होते ही शुरू कर दिया जाएगा तथा निर्धारित समय पर पूरा करा जाएगा। गौरतलब है कि करीब 10.5 एकड़ में फैले NCR 1 ग्रीन्स में 10 टावर बनने हैं, जिनमें फेज 2 के 5 टावर में 392 फ्लैट अटके हुए हैं, तो वहीं 15.5 एकड़ से ज्यादा 16 टावर के सिद्धार्थ एस्टेला में कुल 8 टावर फंसे हुए हैं।
जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है। घर खरीदारों और प्रमोटर की आपसी सहमति के साथ एनसीएलटी के आदेश के बाद अब एक और जहां प्रमोटर ने एनसीएलटी के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं घर खरीदारों को प्रोजेक्ट पूरा होने की राह दिख रही है। एनसीएलटी ने जो आज ऐतिहासिक फैसला दिया है, हम लोग उससे बहुत ही उत्साहित हैं और आशा करते हैं कि ये हम लोगों का सपनों का घर अगले जो इसके लिए हम लोग 12-13 साल से वेट कर रहे थे, वो अब मंजिल दूर नहीं है, वो मंजिल मिलने वाली है। हम लोगों में इस फैसले से काफ़ी उम्मीद है कि सिद्धार्थ चौहान जी एनसीआर और स्टेला प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द हम सभी होम बायर्स को हैंडओवर कर देंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि घर खरीदारों को देर सवेर अपने घर मिल ही जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रोजेक्ट को 1 दशक पहले पूरा हो जाना चाहिए था, आखिर उसके अटकने का असली जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज प्रॉपर्टी प्लस के शो में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय या सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।